नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा के बागी नेता अब हो रहे हैं आक्रामक। पूर्व मंत्री बिश्नोई ने शिवराज सरकार पर साधा जबरदस्त निशाना। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर फिर साधा निशाना। किसानों की समस्या को लेकर कही बड़ी बात। और तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि इन 5 राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों में भयंकर बारिश की आशंका है। जल शक्ति मंत्रालय ने दी है ये बड़ी चेतावनी। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश से भाजपा की सरकार जाने वाली है और उपचुनाव के बाद दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा के संतुष्ट हो रहे हैं आक्रामक। पूर्व मंत्री बिश्नोई ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, भाजपा में नाराज चल रहे नेता सरकार पर हमला करने का कोई अवसर चूकने के लिए तैयार नहीं है। जब मौका मिलता है वहां हमलावर हो जाते हैं। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई इस मामले को लेकर सर्वाधिक आक्रामक हैं। उन्होंने अब सरकार द्वारा युवाओं के रोजगार को लेकर की जा रही घोषणाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा और मांग की कि सरकार को प्रदेश के हर जिले में जिला मार्गदर्शक केंद्र बनाना चाहिए ताकि वे उन्नत प्रदेशों के नौजवानों से मुकाबला कर सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के फैसले को लेकर यह घोषणा की गई कि अब प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में अलग से परीक्षा देने की जरूरत नहीं रहेगी। इस परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को लेकर आज पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने कई ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री से एक और अनुरोध है कि केंद्र शासन द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे प्रदेश के नौजवानों का मुकाबला देश के उन्नत प्रदेशों के नौजवानों से होना है। प्रदेश के नौजवानों को इस मुकाबले में अधिक से अधिक सफलता मिले, इसके लिए जिला मार्गदर्शक केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। पूर्व करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर फिर साधा निशाना। किसानों की समस्या को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों यूपी सरकार को लेकर हमलावर हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि वो आम जनता की समस्या को सुलझाने की बजाय झूठ बोलने और धमकाने पर उतर आती है। प्रदेश में यूरिया की समस्या है, काला बाजारी जोरों पर है, कई जिलों में घोटाला भी हुआ है, किसान परेशान हैं, लेकिन यूपी सरकार आंख मूंद बोल रही है कि सब सही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर सुदीक्षा भाटी के घर प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा। प्रियंका गांधी का पत्र लेकर सुदीक्षा भाटी के परिजनों से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी, यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष पंकज मलिक, यूपी कांग्रेस महासचिव वीरेंद्र गुड्डू व यूपी कांग्रेस के सचिव विदित चौधरी मिलने परिजनों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी की तरफ से परिजनों को मदद की राशि भी सौंपी जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इन 5 राज्यों में अगले 3 से 4 दिन में भयंकर बारिश की आशंका। जल शक्ति मंत्रालय ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं और लाखों लोग प्राकृतिक आपदा झेल रहे हैं। इस बीच जल शक्ति मंत्रालय ने शुक्रवार को देश के 5 राज्यों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि अगले 3 से 4 दिन में ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश होने की आशंका है। इन सभी राज्यों में कड़ी चौकसी बरतने की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि भारी बारिश के कारण गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा के साथ साथ उनकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। गोदावरी नदी का पानी गुरुवार को ही बारिश के कारण खतरे के निशान के करीब बह रहा है। सूत्रों के अनुसार नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से आंध्र प्रदेश के धवलेश्वरम स्थित सर आर्थर कॉटन बैराज में पानी का प्रवाह बढ़ सकता है। दूसरी ओर कृष्णा नदी भी पूरे उफान पर है और श्री शैलम जलाशय लगभग पूरी तरह से भर गया है। जलाशय के 7 गेट खोल दिए गए हैं और दोनों तटों पर 2 स्टेशनों में बिजली उत्पादन के बाद 3.84 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी का जलस्तर चेतावनी स्तर से लगभग 43 मीटर नीचे गिर गया था, लेकिन भारी बारिश के बाद इसमें फिर से वृद्धि हो गई और यह खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमान के अनुसार बाढ़ का पानी गुरुवार देर रात खतरे के स्तर को छू लेगा। पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों के दर्जनों गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। जल स्तर घटने से लोगों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन भारी बारिश के कारण स्थिति के और गंभीर होने की आशंका पैदा हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सूत्रों ने कहा कि दोनों जिलों में राहत शिविर काम कर रहे हैं और बाढ़ का खतरा पूरी तरह से खत्म होने तक वे चालू रहेंगे। उधर आईएमडी मुंबई के डायरेक्टर जनरल केएस होसालीकर ने कहा कि महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना है। होसालीकर ने कहा कि मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनिल अंबानी के खिलाफ दीवार
दिवालिया कार्रवाई की एनसीएलटी ने दी इजाजत। एसबीआई के 1200 करोड़ के कर्ज का मामला। जी हां दोस्तों, अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ गई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी है। भारतीय स्टेट बैंक का 1200 करोड़ रुपए का कर्ज न चुका पाने की वजह से उनके खिलाफ यह आदेश आया है। क्या है मामला? गौरतलब है कि स्टेट बैंक ने साल 2016 में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को यह कर्ज दिए थे। अनिल अंबानी ने इन कर्जों के लिए 1200 करोड़ रुपए की पर्सनल गारंटी दी थी। अब दोनों कंपनियां बंद हो गई हैं। इसकी वजह से एसबीआई को मुंबई एनसीएलटी में अपील करनी पड़ी। बैंक ने मांग की कि दिवालिया कानून के मुताबिक अनिल अंबानी से यह रकम वसूलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उन्होंने इस लोन की पर्सनल गारंटी दी है। क्या है एनसीएलटी? एनसीएलटी मुंबई ने अपनी टिप्पणी में कहा, आरकॉम और आरआईटीएल दोनों ने जनवरी 2016 में लोन के भुगतान में डिफॉल्ट किया है। उनके अकाउंट को 26 अगस्त 2016 से ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया था। गौरतलब है कि साल 2019 की शुरुआत में आरकॉम ने बैंकरप्सी यानी दिवालिया होने के लिए आवेदन किया और बताया कि उसके ऊपर करीब 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हालांकि बैंकों का कहना है कि उनका अगस्त 2019 तक आरकॉम के ऊपर 49,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इसी साल मार्च में एसबीआई बोर्ड ने आरकॉम के लिए एक समाधान योजना पेश की, जिसमें यह कहा गया कि करीब 50% की छूट देते हुए बैंक अपना 23,000 करोड़ रुपए वसूल लेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गणेशोत्सव पर महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, कहा भीड़ भाड़ से बचें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को लोगों से अनुरोध किया कि शनिवार से शुरू हो रहे गणेश उत्सव को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सादगी से मनाएं और भीड़ जुटाने से बचें। एक आधिकारिक बयान में उन्होंने मुस्लिम समुदाय से भी अनुरोध किया कि महीने के अंत में पड़ने वाले मुहर्रम के दौरान भीड़ भाड़ से बचें। सरकार ने गणेशोत्सव आयोजन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत प्रतिमा स्थापित किए जाने से पहले और विसर्जन के दौरान जुलूस नहीं निकाले जाने चाहिए। इसमें कहा गया कि इस साल सार्वजनिक मंडल और घरों पर स्थापित की जाने वाली गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई क्रमशः 4 फीट और 2 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बयान में कहा गया कि सभी मंडलों को नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों की तर्ज पर ही मंडप स्थापित करने होंगे। बयान में देशमुख को उद्धत करते हुए कहा गया कि इस साल गणेश उत्सव सादगी से मनाया जाना चाहिए, जिससे सार्वजनिक मंडलों या लोगों द्वारा घरों पर की जा रही प्रतिमा स्थापना के दौरान सजावट को लेकर बहुत तामझाम न किया जाए। सरकार ने कहा कि लोगों को इस बार परंपरागत प्रतिमा स्थापित करने के बजाय यथासंभव धातु, संगमरमर या अन्य तत्वों से बनी प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। बयान में कहा गया कि मिट्टी या पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनी प्रतिमाओं को घर पर ही विसर्जित किया जाना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,43,289 है। इस समय यहां पर सक्रिय मामलों की संख्या 1,62,491 है। वहीं 4,59,124 लोग वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। यहां अब तक 21,359 लोग कोरोना की चपेट में आने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार ने बिहार में स्वच्छता अभियान के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने शुक्रवार को ट्वीट कर बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर स्वच्छता अभियान के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की लूट और भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए हैं। प्रेमचंद मिश्रा ने बताया कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार लगातार स्वच्छता अभियान और स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर 3 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का दावा कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि लेकिन उनकी ही केंद्र सरकार ने जो स्वच्छता अभियान को लेकर रिपोर्ट जारी की है, उसमें बिहार का स्थान सबसे नीचे आया है। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना को 3 वर्षों से स्मार्ट सिटी बनाए जाने के लिए काम चल रहा है। इसके बावजूद भी पटना को देश के सबसे गंदे शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि वो भी कांग्रेस के द्वारा नहीं, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के द्वारा पटना को देश का सबसे गंदा शहर बताया गया है, जिसके अंग नीतीश कुमार भी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पटना देश का सबसे गंदा शहर है। वहीं उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में शामिल पटना के अलावा भागलपुर और मुजफ्फरपुर की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। इस पर उन्होंने कहा कि जवाबदेही तो बनती है। मिश्रा ने बताया कि स्वच्छता अभियान को लेकर भारत सरकार की ओर से अलग से धन भी मिलता है। वहीं स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबी लंबी बातें करते हैं। बिहार सरकार एवं नगर विकास मंत्री स्वच्छता अभियान को लेकर 3 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा करते हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अक्टूबर के अंत में हो सकता है विधानसभा चुनाव, इलेक्शन कमीशन जारी करेगा गाइडलाइन। कांग्रेस बोली हेट स्पीच हो बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी कर रहा चुनाव आयोग आज गाइडलाइंस जारी कर सकता है। आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि आज इस मुद्दे को लेकर अहम बैठक है और संभव है कि चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी हो सकता है। बता दें कि चुनाव आयोग ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए आज तक का समय दिया था। गाइडलाइंस के आयोग की अनुमति मिल चुकी है। बता दें कि आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार किया। उसने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर भी विचार किया जहां उपचुनाव कराए जाने हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के दौर में प्रदेश में चुनाव करवाए जाने को लेकर अब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने भी प्रोटोकॉल से जुड़ी गाइडलाइंस को अंतिम रूप दे रहा है। बताया जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव के लिए जारी गाइडलाइंस जल्द ही भेज दी जाएगी। इससे पहले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने विधानसभा सीटों की जिला कलेक्टर से जानकारी प्राप्त की है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंत तक प्रदेश में चुनाव कराए जा सकते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा। इस बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि पार्टी की तरफ से चुनाव की तैयारी है। चुनाव आयोग की तरफ से तिथि की घोषणा के बाद हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हालांकि हमने चुनाव आयोग से मांग की थी कि आज बिहार की स्थिति चुनाव की नहीं है, इसलिए चुनाव फिलहाल टाला जाए। तारिक अनवर ने कहा कि एलजेपी ने भी ऐसे ही मांग की थी, लेकिन लगता है जेडीयू बीजेपी के लिए उपयुक्त समय है। उनको लगता है चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज लोगों की जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन लगता है चुनाव आयोग विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि एक डायनेमिक राजनीतिक दल हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग कितने तैयार हैं? अगर हेल्थ इंश्योरेंस का कवर वोटिंग कर्मचारी और सुरक्षा अधिकारी को मिलता है तो वोटर को भी मिले। एक बूथ पर 250 से ज्यादा वोटिंग ना हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार मांझी के खिलाफ आरजेडी ने उतारी दलित नेताओं की फौज। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में दलित मतों को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टी खुद दलित हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और जेडीयू के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में मांझी फैक्टर को डिफ्यूज करने के लिए आरजेडी ने अपने दलित नेताओं की पूरी फौज ही मैदान में उतार दी है। इस तरह से दोनों पार्टियों के बीच दलित मतों को लेकर शहम मात का खेल शुरू है। बिहार की राजनीति में मांझी दलित चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में महागठबंधन से मांझी के अलग होने को विपक्ष के लिए एक झटका माना जा रहा है। इसीलिए गुरुवार को आरजेडी ने श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, रमई राम समेत अन्य 3 दलित दिग्गज नेताओं के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर जेडीयू को यह संकेत दे दिया है कि मांझी के जाने से उनकी राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ा है। श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी और रमई राम बिहार में दलित राजनीति का चेहरा माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक दौर में इन्हीं 3 चेहरों के सहारे नीतीश कुमार सूबे में दलित मतों को साधने का काम किया करते थे। ये तीनों नेता अब जेडीयू का साथ छोड़ चुके हैं और आरजेडी की तरफ से सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। इनमें रमई राम रविदास समुदाय से आते हैं। इस समुदाय की बिहार में खासी आबादी है। वहीं उदय नारायण चौधरी पासी समुदाय से हैं, जबकि श्याम रजक धोबी समुदाय से आते हैं। इस तरह से आरजेडी ने बिहार में दलित समुदाय के इन 3 जातियों नेताओं को उतारकर जेडीयू को दलित विरोधी बताने की कोशिश की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ससुर पर भड़के तेज प्रताप, बोले मेरे सामने चंद्रिका राय के खड़े होने की औकात नहीं, कहीं भी फरिया लेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ससुर चंद्रिका राय के ऊपर जबरदस्त हमला बोला है। गुरुवार को आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए चंद्रिका राय के बारे में तेज प्रताप ने कहा कि उनके सामने चंद्रिका राय के खड़ा होने की औकात नहीं है। लालू के लाल ने अपने ही ससुर को चैलेंज करते हुए कहा कि वह चंद्रिका राय से कहीं भी फरिया लेंगे। उनके सामने चंद्रिका राय के खड़ा होने की औकात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रिका राय को उनसे फरियाना है तो आकर फरिया ले। इतना ही नहीं, उन्होंने इतना तक कह दिया कि वो किसी चंद्रिका राय फंद्रिका राय को नहीं जानते हैं। ससुर चंद्रिका राय के साथ साथ तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के ऊपर भी ताबड़तोड़ जुबानी हमला बोला है। ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि जिसको जहां से लड़ना
है चुनाव लड़े, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। मामला फिलहाल न्यायालय में है। मैं नारी का सम्मान करता हूं। ससुर चंद्रिका राय समेत आरजेडी पार्टी छोड़कर जाने वाले 6 विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि जेडीयू के भी कई विधायक उनके संपर्क में हैं। आने वाले 4-5 दिनों में आरजेडी भी अपना दम दिखा देगी। पार्टी छोड़कर जाने से आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव की सुरक्षा में तैनात 9 जवान कोरोना पॉजिटिव, राजद अध्यक्ष को लेकर सभी सतर्क। जी हां दोस्तों, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कोरोना वायरस संकट से बचाने के लिए एक तरफ जहां रिम्स प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, वहीं लालू की सुरक्षा में तैनात 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुवार शाम को पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट आने के बाद लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने रिम्स प्रबंधन और हादसा प्रमुख को इसकी सूचना दी है। सुरक्षा कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव बताए जाने के बाद उन्हें तत्काल हटाने और नए पुलिस कर्मियों को तैनात करने को कहा गया है। तैनाती से पहले नए सुरक्षा कर्मियों की भी जांच की जाएगी। हालांकि लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर की माने तो कोई भी जवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लालू के संपर्क में नहीं आया था। लालू यादव की फिलहाल जांच नहीं की जाएगी, लेकिन एक सप्ताह तक उन पर विशेष नजर रखी जाएगी। रिम्स निदेशक के बंगले में रह रहे हैं लालू यादव। लालू प्रसाद यादव को कोरोना वायरस संकट से बचाने के लिए बुधवार 5 अगस्त को रिम्स निदेशक के बंगले में स्थानांतरित कर दिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण न तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में सामने आए 70,000 पॉजिटिव केस। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के करीब 70,000 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल मामलों की संख्या 28 लाख के पार कर गई है। इस महामारी ने अभी तक 53,000 से अधिक मरीजों की जान ले ली है। राहत की बात यह है कि 20 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 69,652 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 977 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले 28,36,926 हो गए हैं। इनमें से 6,86,395 केस हैं और 20,96,665 या तो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। अगर कोरोना टेस्ट की बात करें तो बीते 24 घंटों में 9 लाख से अधिक सैंपल की कोविड जांच की गई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को दूसरे राज्यों में यात्रा करने के लिए कोरोना की RT-PCR टेस्ट के लिए डॉक्टर की पर्ची की आवश्यकता पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनलॉक 3 लागू होने के बाद लोगों को अब दूसरे राज्यों में काम और बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार और ICMR को यह स्पष्ट करना होगा कि इस जांच के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य है या नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम ने अपने अमीर मित्रों का कर्ज किया माफ, अर्थव्यवस्था को पहुंचाई चोट, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में देश में काफी लोगों को नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान में 2 तरह की अर्थव्यवस्था है, संगठित और असंगठित। संगठित में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और असंगठित में छोटे दुकानदार, किसान और मजदूर हैं। कांग्रेस की जहां भी सरकार है वहां हम इन दोनों अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में पीएम मोदी ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। इस असंगठित अर्थव्यवस्था में पैसा है और पीएम मोदी उस पैसे को बड़े बिजनेस के हवाले करना चाहते हैं। पीएम ने अमीर मित्रों का कर्जा माफ किया। कांग्रेस नेता ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीबों से कहा कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है और उनसे अपना पैसा बैंक अकाउंट में डलवा दिया। उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ? उस पैसे से पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उनके अमीर मित्रों का कर्जा माफ कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, जीएसटी में अलग अलग स्लैब हैं, ये सिर्फ टैक्स नहीं है, 4-5 टैक्स स्लैब हैं। ये इसलिए हैं कि जो मजबूत आदमी है वो टैक्स स्लैब को यूज कर सके, लेकिन गरीब ऐसा नहीं कर सकता। जीएसटी भी गरीबों से पैसा लेकर उन्हीं 15-20 लोगों को देने का तरीका है। युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा देश। उन्होंने कहा कि ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। 70 साल के देश के इतिहास में जो नहीं हुआ वो 6-7 महीने बाद दिखेगा। ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सबसे पहली जिम्मेदारी है देश को जोड़ने का काम करना, तोड़ने का नहीं। फिर जो देश के गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और दुकानदार हैं, उनकी आवाज उठने का काम करना है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि संगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण करना है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था के बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा। इस बैलेंस को पीएम नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। हमारा काम इस बैलेंस को फिर से बनाने का है। करते हैं अगली खबर की तरफ।
कृषि अध्यादेशों के खिलाफ कई राज्यों की मंडियों में आज हड़ताल। व्यापारियों ने कहा किसान को नहीं कंपनियों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में आज शुक्रवार को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व चंडीगढ़ की मंडियों में हड़ताल है। कांग्रेस शासित राजस्थान में हड़ताल का काफी असर देखने को मिला है। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने इसके सफल होने का दावा किया है। गर्ग ने बताया कि अनाज मंडियों में हड़ताल करवाने के बाद हिसार की बरवाला मंडी में आड़तियों की मीटिंग हुई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा 3 नए फरमान जारी करने की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस मसले पर व्यापारी पहली बार खुलकर विरोध में आए हैं, जबकि किसान पहले ही ट्रैक्टर आंदोलन कर चुके हैं। हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन रहे गर्ग ने कहा, कृषि सुधार के नाम पर लाए गए अध्यादेशों की आड़ में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करना चाहती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।